हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। हम लोगों ने जब ब्लड पढ़ा था तो ब्लड में हमने पढ़ा था कि ब्लड बनता है प्लाज्मा से और वो बनता है 3 प्रकार की कोशिकाओं से, यानी कि लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और बिंबाणु। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लड में क्या होता है। ब्लड एक टिश्यू होता है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक होता है और हर ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और हमने देखा कि ब्लड के अंदर ठोस भाग भी है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और लिक्विड यानी तरल भाग भी है, यानी कि प्लाज्मा है। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई प्लाज्मा क्या चीज है, आरबीसी क्या चीज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा क्या है? तो मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि रक्त का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा है। फिर आपको याद रखना है कि रक्त का 55% हिस्सा क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। यानी हमारा जो रक्त है वो लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, थोड़ा डेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, डेंस होता है, ना तो पूरी तरह से पानी की तरह तैरता और ना ही पूरी तरीके से सॉलिड, थोड़ा गाढ़ा होता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें प्लाज्मा भी होता है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भी होते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा ब्लड का तरल हिस्सा बनाता है और प्लाज्मा 55% होता है। उसके बाद आपको देखना है कि प्लाज्मा के अंदर स्टूडेंट्स 3 चीजें मिलती है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, पानी मिलता है और प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, कितना ग्लूकोज? तो 1 से 2% ग्लूकोज, 90% तक पानी होता है और 5 से 6% प्रोटीन होता है। ठीक है, अगली चीज आपको याद रखनी है कि प्रोटीन जो होता है वो एक नहीं होता, 4 प्रोटीन होते हैं। पहला प्रोटीन है थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, फिर आता है तीसरा फाइब्रिन और फिर आता है चौथा फाइब्रिनोजन। यानी कि प्लाज्मा जो है वो 4 प्रकार से के प्रोटीन से मिलकर बनता है, जो कि है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिंदी इंग्लिश में सेम है फिर भी मैंने लिख दिया है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, कितने प्रोटीन? 4 प्रोटीन। इन चारों का कार्य क्या है? तो इन चारों का कार्य है ब्लड को क्लोट करवाना, यानी रक्त का थक्का बनाने का कार्य है इन चारों का। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के प्लाज्मा में 4 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। चारों ही रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, यानी हेल्पफुल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड है। जब हम गिर जाते हैं, गिर के चोट लगती है, चोट से खून आता है और कुछ देर बाद वो खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि उस पे एक पपड़ी आ जाती है। वो पपड़ी क्या है? वो पपड़ी है क्लोट, यानी थक्का। कौन बनाता है? ये चारों प्रोटीन। क्या सिर्फ ये चारों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाते हैं? तो नहीं, इनकी मदद करती है बिंबाणु यानी प्लेटलेट। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, देखो क्वेश्चन 4 आ सकते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कोशिका है जो कि रक्त का थक्का जमाती है? विच सेल हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? आप बोलोगे बिंबाणु यानी प्लेटलेट। कौन सा तत्व, विच एलिमेंट ब्लड का थक्का जमाती है? तो आप बोलोगे कैल्शियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा विटामिन ब्लड का थक्का जमाती है, आप बोलोगे विटामिन के। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा प्रोटीन ब्लड का थक्का जमाती है, तो आप बोलोगे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। क्लियर है? तो प्लाज्मा में क्या है? पानी है 90%, ग्लूकोज है 1 से 2% और प्रोटीन है 6 से 7 या 5 से 6%। प्रोटीन 4 प्रकार के मदद करते हैं किसमें? रक्त का थक्का बनाने में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होता है जो कि है हीपेरिन। हो सकता है आप में से किसी के मन में ये क्वेश्चन आया हो कि भाई जैसे ही हवा में, जैसे ही मतलब चोट लगती है, तब ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमा देते हैं, तो क्यों हमारी बॉडी के अंदर
भी तो ये प्रोटीन है ना, तो बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं ये थक्का जमा देते? क्योंकि स्टूडेंट्स बॉडी में होता है हिपेरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट यानी प्रतिरोधक है ये, ठीक है, यानी कि ये रक्त का थक्का जमने नहीं देता। देखो अगर बॉडी के अंदर ही थक्का जम गया तो ब्लड घूमेगा कैसे, और ब्लड नहीं घूमेगा तो फिर इंसान मर जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि बॉडी के अंदर थक्का ना जमे, और अंदर थक्का जमने से रोकता कौन है? हिपेरिन। और ये हिपेरिन बनाता कौन है? ये बनाता है लीवर। हमारा यकृत जो है वो बनाता है ये हिपेरिन, और आ जाता है फिर हिपेरिन कहाँ पे? रक्त के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा है उसका रंग होता है पीला, या कई बार इसको व्हाइट भी बोल देते हैं, ट्रांसपेरेंट भी बोल देते हैं। प्लाज्मा का रंग पीला, क्यों पीला? तो आपको याद रखना है बिलीरुबिन की वजह से। याद है जब हमने पित्त-रस किया था तो वहां पे बिलीरुबिन और बिलवर्डिन की बात की थी, तो उसमें से बिलीरुबिन जो है वो पीले रंग का होता है, और इसी की मौजूदगी की वजह से प्लाज्मा का रंग पीला होता है। क्लियर है? तो हमने प्लाज्मा के बारे में कई चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने बात किया कि हमारी बॉडी का 55% हिस्सा बनाता है हमारा प्लाज्मा, हमारे रक्त का। हमारा प्लाज्मा जो है वो तरल भाग है, ये बनता है पानी से जो कि 90% होता है, ग्लूकोज से जो कि 1 से 2% होता है, और प्रोटीन से जो कि 5 से 6% होता है। कौन कौन से प्रोटीन? तो 4 ऐसे प्रोटीन जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इज थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। इनके अलावा हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बॉडी के अंदर नहीं जमने देता। और प्लाज्मा का रंग पीला होता है क्योंकि प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है उसके अंदर बिलीरुबिन नाम की एक पिगमेंट, एक कारक होता है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा प्लाज्मा खत्म हुआ। इसके बाद हमें पढ़ना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम किसकी? हम बात करते हैं छोटे टॉपिक की, यानी हम बात करते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट यानी बिंबाणु, यानी बिंबाणु। देखो बिंबाणु क्या होते हैं? बिंबाणु जो है स्टूडेंट्स, यह वह, इनका नाम पहले देखो, इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। क्यों? देखो थ्रोम्बो का मतलब होता है ब्लड का क्लोट, यानी रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। और साइट का मतलब आप सभी जानते हैं कि सेल यानी कोशिका। तो वह कोशिका जो रक्त का थक्का जमाए वो है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट। अगली चीज आपको याद रखनी है कि प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है हमारी बॉडी में। तो प्लेटलेट होता है हमारी बॉडी में 3 से 4 लाख, लिख लो, ठीक है। अब आपको बुक में मिलेगा ज्यादा, ठीक है, लेकिन आप 2.5 से 3, 3 से 4 लाख इतना मान के चलो, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि प्लेटलेट का जीवन काल क्या होता है, यानी आज अगर प्लेटलेट बनी तो वो कितने दिन तक जिंदा रहेगी। तो आपको याद रखना है 8 से 10 दिन तक जिंदा रहती है, फिर मर जाती है, यानी 1 से 1.5 हफ्ता, 1 से 1.5 हफ्ते तक ये जिंदा रहती है। क्लियर? अगर बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाए, प्लेटलेट कम हो जाए तो आपकी बॉडी में 2 रोग हो सकते हैं, एक है मलेरिया और एक है डेंगू, ठीक है। अब इसके साथ मुझे एक चीज रिवाइज करवा दो जल्दी से कि मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, परजीवी से। किससे फैलता है? एनाफिलीज मॉस्किटो से। डेंगू किससे होता है? डेंगू विषाणु से। और किससे फैलता है? एडीज मच्छर से। क्लियर? प्लेटलेट कम हो गए तो 2 रोग, मलेरिया और डेंगू। अगर प्लेटलेट बढ़ जाते हैं तो होता है स्टूडेंट्स थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, यानी कि देखो थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसाइट क्या हो गई? ब्लास्ट हो गई, यानी इतनी ज्यादा हो गई कि उनका ब्लास्ट हो गया बॉडी के अंदर, तो थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। क्लियर है? तो प्लेटलेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया? प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो यानी ब्लड क्लोट, साइट यानी कोशिका। तो वह कोशिका जो रक्त का थक्का जमाए क्या कहलाती है? प्लेटलेट। फिर आती है संख्या, तो 3 से 4 लाख हमें प्लेटलेट मिलती है। फिर हमने बात की कि प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 1.5 हफ्ते तक प्लेटलेट जिंदा रहती है।
फिर हमने देखा कि प्लेटलेट अगर बॉडी में कम हो जाए तो हमें मलेरिया या डेंगू हो सकता है, और प्लेटलेट अगर बॉडी में बढ़ जाए तो हमें थ्रोम्बोब्लास्टोसिस हो सकता है। क्लियर है? तो वह कोशिका जो बॉडी में रक्त का थक्का जमाती है, वो सेल विच फॉर्म्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो क्या आएगा आंसर? आप बोलोगे सेल, कोशिका यानी प्लेटलेट बिंबाणु। क्लियर है? तो प्लेटलेट क्या करती है? रक्त का थक्का जमाती है। हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में और प्लेटलेट के बारे में। अब बारी है हम पढ़े WBC के बारे में। किसके बारे में? WBC के बारे में। ठीक है, तो WBC और RBC दो बची है हमारे पास, हम उनको पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं WBC को। WBC एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है। WBC की फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं WBC के बारे में, जिसे बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, और इसी का हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं इसको। फिर बात आती है, जैसे प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम थ्रोम्बोसाइट था, WBC का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका नाम है ल्यूकोसाइट। क्योंकि ल्यूको का मतलब है सफेद और साइट का मतलब है कोशिका, तो वह कोशिका जो रंग में सफेद होती है वो कहलाती है WBC। फिर आता है आकार। WBC का आकार यानी शेप क्या है? तो ये दिखती है अमीबा जैसी, तो अमीबा जैसा आकार है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई शेप नहीं है मतलब WBC। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में WBC की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 8 से 10 हजार हमारी बॉडी में WBC पाई जाती है। यानी सबसे कम कौन है? WBC। RBC मिलियन में होती है, प्लेटलेट लाखों में होते हैं, WBC हजारों में। 8 से 10 हजार क्या है? WBC। फिर आता है WBC का जीवन काल क्या है, यानी लाइफ स्पैन। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, 2 से 4 दिन या या आपको याद रखने हैं 10 से 12 दिन। ठीक है, ऑप्शन में जो मिले उसको ठीक मान लेना, दोनों मिले तो इसको ठीक मान लेना। ठीक है, यानी कि दोनों ही करेक्ट है। WBC का लाइफ स्पैन कितना है? 2 से 4 दिन या 10 से 12 दिन, दोनों ही बात ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारी कंट्री की रक्षा हमारे सैनिक करते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी की रक्षा WBC करती है, यानी व्हाइट ब्लड सेल करती है। इसके बाद हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स कि WBC 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहली है मोनोसाइट, फिर आती है लिम्फोसाइट, फिर आती है बेसोफिल, फिर आती है इओसिनोफिल, और फिर आती है न्यूट्रोफिल। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। अब इन पांचों के बारे में कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है। पांचों की पांचों रोगाणुओं से लड़ती है, यानी जितने भी जर्म्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो फंगस हो, उन सब से लड़ती है ये पांचों। सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी साइज में होती है मोनोसाइट। फ्यूचर कोशिका किसको कहते हैं? तो भविष्य की कोशिका कहते हैं लिम्फोसाइट को, क्योंकि ये क्या करती है? ये पहले से ही तैयारी करके रखती है, यानी पहले से प्रतिरक्षी बना के रखती है, एंटीबॉडी बनाती है। कौन? लिम्फोसाइट। उसके बाद आपको याद रखना है एलर्जी से कौन लड़ती है? तो एलर्जी से लड़ती है बेसोफिल, और ये दोनों लड़ती हैं मेनली बैक्टीरिया और
वायरस से, ठीक है, यानी जीवाणुओं और विषाणुओं से लड़ती है मेनली इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। यानी कि हमारी WBC में हमने क्या क्या पढ़ा? WBC में हमने पढ़ा कि WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है क्योंकि ये सफ़ेद रंग की होती है। WBC की आकार जो है वो अमीबॉइड होता है। हमारी बॉडी में 8 से 10,000 WBC मिलती है। हमारी बॉडी में WBC जो मिलती है उसका लाइफ स्पैन या तो 2 से 4 दिन होता है या 10 से 12 दिन होता है। WBC को हमारी बॉडी का सोल्जर कहा जाता है क्योंकि ये बीमारियों से लड़ती है। WBC 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? सबसे बड़ी कोशिका जो कि मोनोसाइट है, भविष्य की कोशिका जो कि लिम्फोसाइट है, एलर्जी से लड़ने वाली बेसोफिल, और विषाणुओं और जीवाणुओं से यानी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने वाली इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। क्लियर है? तो यहाँ पर WBC भी खत्म होती है। तो इसके बाद अब हमें पढ़नी है आखिरी टाइप की कोशिका जो कि हमारे रक्त में मिलती है, वो है लाल रक्त कोशिका यानी RBC। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़नी है हमें? हमें पढ़नी है RBC यानी कि लाल रक्त कोशिका, और सबसे जरूरी कोशिका भी हमारी RBC है। यानी कि हमारे सिलेबस से सोचेंगे तो भी RBC, अगर हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण कोशिका देखेंगे तो भी RBC हमारी इंपॉर्टेंट कोशिका है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं RBC के बारे में। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली चीज कि इसका नाम क्या है, तो आपको इसका नाम याद रखना है एरिथ्रोसाइट। इसका वैज्ञानिक नेम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड यानी लाल, और साइट का मतलब होता है कोशिका। तो जो लाल कोशिका होती है वो है कौन? RBC। उसके बाद आता है RBC का आकार कैसा होता है, यानी शेप कैसा होता है। तो आपको याद रखना है RBC होती है बाइकनकेव यानी द्विअवतल। द्विअवतल कुछ इस प्रकार से द्विअवतल होती है। उसके बाद आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि RBC की संख्या कितनी है, तो आपको ये अलग अलग याद रखनी है। पुरुषों की यानी मेल्स की कितनी है, तो 5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml, और महिलाओं की कितनी है अगर पूछ लिया जाए तो महिलाओं में पुरुषों से कम, फीमेल्स में पुरुषों से कम होती है। कितनी? 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि RBC का लाइफ स्पैन कितना है, यानी जीवन काल कितना है, तो 120 दिन। कितने? 120 दिन। कहाँ बनती है RBC? आपकी बॉडी में कहाँ बनती है, तो बोन मैरो में बनती है। कहाँ पे बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। और अस्थि मज्जा क्या चीज़ है अगर आपको जाननी है तो वो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमारे अंदर RBC कहाँ बनती है? बोन मैरो में। लेकिन जब बच्चा होता है, एक छोटा नवजात जो शिशु होता है, नवजात शिशु में RBC बनती है लीवर यानी यकृत में। किसके अंदर? नवजात शिशु यानी कि न्यूबॉर्न बेबी में। कहाँ बनती है? लीवर में। फिर आती है RBC मरती कहाँ है, तो मरती आपको याद रखना है स्प्लीन में जाकर मरती है, यानी प्लीहा में जाकर मरती है। इसीलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं RBC का? कब्रिस्तान यानी ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। क्लियर है? अभी तक हमने RBC की क्या बात की कि RBC का साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट, क्योंकि एरिथ्रो मतलब लाल, साइट मतलब कोशिका।
आरबीसी की आकार बाइकनकेव। आरबीसी पुरुषों में ज़्यादा 5 से 5.5 मिलियन और महिलाओं में कम 4 से 4.5 मिलियन। फिर आती है आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? 120 दिन। बनती कहाँ पे है? अस्थि मज्जा में। खत्म कहाँ होती है? प्लीहा यानी स्प्लीन में। इसके बाद हमें पढ़नी है अगली चीज कि आरबीसी जो होती है स्टूडेंट्स, एक आरबीसी के ऊपर बहुत सारे ना हीमोग्लोबिन पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? हीमोग्लोबिन। तो अगली चीज आपको क्या याद रखनी है कि एक आरबीसी पर, इसको रब कर रही हूं मैं, एक आरबीसी के ऊपर कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? तो एक आरबीसी पे, आपको बिलीव नहीं होगा, एक आरबीसी पे 270 मिलियन तक हीमोग्लोबिन हो सकते हैं। एक आरबीसी पर कितने? 270 मिलियन हीमोग्लोबिन हो सकते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन क्या चीज है? तो देखो, हीमो यानी कि लोहा यानी आयरन, जिसे Fe से लिखते हैं, और ग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। ये लोहा जो है ये आरबीसी को लाल रंग देता है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि रक्त का रंग लाल क्यों है? आप बोलोगे आरबीसी की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो हीमोग्लोबिन की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो लोहे की वजह से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी वजह से आपके रक्त का रंग लाल है, तो आप बोलोगे लोहा यानी आयरन। ग्लोबिन क्या करता है? ग्लोबिन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है, यानी सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट, एक आम इंसान में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 15 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 12 भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो हमने और क्या बात करी आरबीसी के बारे में अभी, कि एक आरबीसी के ऊपर लगभग 270 मिलियन क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कारक है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम क्या है? लोहा। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। लोहा लाल रंग देता है, ग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली चीज आपको याद रखनी है क्या, कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता। ठीक है, हम ह्यूमंस में जो आरबीसी पाई जाती है, या काफी सारे जानवरों में जिसमें भी आरबीसी पाई जाती है, किसी में भी केंद्रक नहीं होता। अगर केंद्रक नहीं है तो फिर भाई क्यों, मतलब वो काम कैसे करती है? तो देखो, इनको कभी डिवाइड तो करना नहीं होता, ये तो पैदा होती है और मरती है, अपना नया ऑफस्प्रिंग तो बनाते ही नहीं है, तो इनको केंद्रक की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, 2 ऐसे एनिमल्स हैं, कैमल और इलामा। ऊंट और लामा। लामा क्या होता है? पहाड़ी ऊंट होता है। इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, यानी कि जितने भी जने हैं ना जिसमें आरबीसी होता है, उनके अंदर केंद्रक नहीं होता, लेकिन अकेले इन दोनों की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो आपकी बॉडी में रोग हो जाता है जिसका नाम है अनेमिया यानी अरक्तता। ठीक है, बॉडी पीली पड़ने लग जाती है। ठीक है, लाल लाल सी नहीं रहती, अरक्तता। ठीक है, अनार खाओ जिसको अरक्तता हो जाए। क्लियर? एक और चीज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ब्लड बनता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से। प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा क्या होता है, उसके अंदर पानी होता है, प्रोटीन होते हैं और ग्लूकोज होते हैं। प्रोटीन रक्त का थक्का जमाते हैं, हिपेरिन रक्त का थक्का जमने नहीं देता। प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। ठीक है, उनकी संख्या पढ़ी, उनका जीवन काल पढ़ा। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी पढ़ी, कई प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, फ्यूचर डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। एक चीज पढ़नी रह गई स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अगर बॉडी में डब्ल्यूबीसी कम या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। अगर डब्ल्यूबीसी जो है बॉडी में कम हो जाए तो हो जाता है ल्यूकोपीनिया नाम का रोग।
ठीक है, याद रखना है। WBC कम तो ल्यूकोपीनिया, और WBC ज्यादा तो हो जाता है ल्यूकीमिया, जिसे रक्त कैंसर कहा जाता है, यानी ब्लड कैंसर। तो अगर पूछ लिया जाए कि ब्लड कैंसर कब होता है, तो आप बोलोगे जब बॉडी में WBC श्वेत रक्त कोशिका ज्यादा हो जाती है, तब होता है रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने हमारा ब्लड टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये पार्ट जो है वो पेंडिंग रह गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, इसीलिए मैंने आपको अब प्रोवाइड करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।